मैं बड़ी खबर का रुख करूंगा, उसके बाद मेजर मोहम्मद शाह आपकी तरफ आता हूं। गाजा पर आधी रात को इजराइल ने कहर बरपाया। इजरायली हमलों में बच्चों समेत 17 लोगों की मौत की खबर है। शरणार्थी कैंपों में बमबारी की गई। गाजा पर आधी रात को यह सब कुछ हुआ। बच्चों समेत 17 लोगों की यहां पर मौत हो गई। शरणार्थी कैंपों पर बमबारी से अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि बमबारी की यहां पर है। दूसरा, हमास को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। इजराइल ने यह बात एक बार फिर दोहराई है। गजा पर आधी रात को इजराइल ने हमला किया है। गजा के किसी खास एरिया में किया, जो कि हम बात कर रहे हैं, रफा को टारगेट कर रहा है, तेल अल सुल्तान को टारगेट किया गया। लेकिन इन सब में हमास के बारे में इजराइल का कहना है कि हमास ने इन कैंप्स के आसपास अब अपने टेररिस्ट को शरण दे रखी है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, इजराइल ने एक बात साफ कह दी है कि रफा के आसपास रेजिडेंशियल इलाकों में मौजूदगी है इन सभी हमास के टेररिस्ट की। इजराइल यह भी कह रहा है कि किडनैपर्स की बात की जाए, वो 100 के करीब किडनैपर्स जो अभी भी कब्जे में हैं, हम इस चीज को डाइल्यूट कर देंगे। लेकिन हमास झुकने को तैयार नहीं है। शायद हमास किडनैपर्स के नाम पर एक अपनी शील्ड बना के रखे हुए है। अगर ये चीज ऐसे ही रही तो ये वॉर खत्म होता नहीं लग रहा। शायद यूक्रेन युद्ध रूस की तरह आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल राजीव जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है और यही बात समझने की दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, हमास की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। जो होस्टेजेस, जो बंदी हमास ने बना के रखे हुए हैं, वो उनको छोड़ने चाहिए। सबसे पहले तो उनको ये लग रहा है कि वो छोड़ देंगे तो उनके पास कुछ नेगोशिएट करने के लिए रहेगा नहीं। और अगर आप कह रहे हैं छोड़ देंगे तो इंटरनेशनली प्रेशर फिर इजराइल पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, जी हाँ, इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पे बिल्कुल पड़ेगा। और अगर वो बंधक छोड़ दें, एक चांस लेके देखते हैं। वो अगर चांस लीजिए, जिंदगी में चांस लेने पड़ेंगे, तो उनको वो बंधक सबसे पहले तो छोड़ देना चाहिए। जब वो छोड़ देंगे, हो सकता है, गारंटी नहीं है, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, मगर हो सकता है इससे इजराइल पे या तो प्रेशर पड़े या अंदर से ही उनकी आवाज आए। हो सकता है ये जंग इस तरीके से रुक सकती है। अगर जब तक हमास बंधक रखेगा, कोई इसका हल नहीं है। प्रेसिडेंट नेतन्याहू वहां से, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वहां से अपना गोलीबारी करते रहेंगे बिल्कुल, और वहां से बमबारी करते रहेंगे। रफा बॉर्डर पे अमेरिका ने भी मना किया था इनको, यूएन ने मना किया था कि भाई रफा बॉर्डर पे, रफा पे हमले मत करना। लेकिन फिर भी ये गए और रात भर बमबारी हुई है, रात भर। तो वहां के लोग बिल बिलाते हुए, तड़पते हुए, कैसे खून से लिथड़े हुए, खाक में नहलाए हुए, तो कैसे निकले वहां से, वो बहुत ही मुश्किल है। तो वहां पे आगे खाई पीछे कुआ, यहाँ पे दोनों तरफ से है। हमास की वजह से मासूम वहां पे जो मर रहे हैं, जिसको हम इजराइल का करार दे रही दुनिया, बिल्कुल इजराइल तो कर ही रही है, लेकिन दो तरफ से इजराइल भी कर रही है गलत काम और हमास ने तो किया ही क्या गलत काम। तो इसमें खामियाजा कौन भुगत रहा है? मासूम बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, सिविलियंस, मजलूम, मजबूर, लाचार लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और यही चीज हमास जो है, जो एड आता है, ये हमास लूट लिया था एड, जो फलस्तीनियों के लिए एड आ रहा है। अब इसलिए फिर इजरायली लोग इसको मना कर रहे हैं। इजराइल का एक कंजर्वेटिव ग्रुप है, एक जिनके ऊपर एक एक्शन का भी हुआ है। अब वो जाहिर सी बात, जितने भी ट्रक है, उनको पहुंच नहीं दे रहा रफा बॉर्डर तक या अंदर गाजा पट्टी के अंदर, क्योंकि इसमें क्या है, जो उग्रवादी जो हैं, जो हमास, जो कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लूट लिया रहा है। तो ये बात मेज पर बैठ के कब डिस्कस होगी? ये होगी ही नहीं ऐसे। तो रूस और यूक्रेन का जंग कितना टाइम हो गया? 2.5 साल हो गए तकरीबन। हम चले जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये भी ऐसे ही लंबा खिंचने वाला है। फिर ऑलरेडी ये 100 साल से लंबा ये जो खुचा हुआ है, बीच में सीज फायर हुए, टेम्परेरी सीज फायर हुए। अगर ये रुकता भी है तो बदकिस्मती से मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि ये एक टेम्परेरी सीज फायर होगा, और जो जहर अंदर पहुंच जा चुका है दोनों तरफ से, फिलिस्तीन और इजराइल की तरफ से, वो बहुत लंबे वक्त, 3 जनरेशन तो लगते हैं। आप देखिए, आज तक भी 1947 हिंदुस्तान को ही देख लीजिए आप, पार्टीशन के जख्म अभी तक गहरे थे, जख्म भरे नहीं है उसके। सही कह रहे हैं आप। हाँ,
3 पीढ़ियां लगती हैं वो जख्म भरने में। बिल्कुल यहाँ पे तो बहुत बुरी तरह के तबातोड़ हमले हुए हैं। चलिए चलिए, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। आपने बहुत बहुत बात कही ऐसी जो कि दिलों तक चुभेगी कि जख्म बहुत पुराने हैं और वो अगर भरे ना जाएं तो घाव ताज़ा रह जाते हैं और शायद यहाँ भी ताज़ा रह जाए। लेकिन इजरायली सेना ने रफा में अंदर तक पेनिट्रेट कर दिया है, अंदर तक घुसी है, घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं फिलिस्तीनी। इजरायली टैंक युद्धक विमानों के साथ घुसी है, इजरायली IDF यानी टैंक्स भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, एयरफोर्स भी वहां पर सपोर्ट कर रही है। फिलिस्तीनी वहां पर आगे की तरफ मिस्र के बॉर्डर की तरफ और ज्यादा भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर शाह सही बात कह रहे थे कि इस सारी लड़ाई में याह्या सिनवार को किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ईरान को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिजबुल्लाह को, हूती को किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी वो सबसे ज्यादा दंश झेल रहे हैं। विमान ड्रोनों के साथ IDF घुसी है क्योंकि 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस अभी भी याह्या सिनवार के कब्जे में है। महायुद्ध की आशंका हम क्यों कह रहे थे? रूस, चीन, हिजबुल्लाह, ईरान और हूती ये कहीं बहुत अब इस वॉर में एक साइड लेते हुए चले जाए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें रूस, चीन एक साथ हैं, हिजबुल्लाह, ईरान, हूती एक साथ हैं। और बिकॉज ये सारी सिचुएशंस कहीं बहुत इजराइल के खिलाफ जाती है, इजराइल और US के संबंधों के चलते, तो ये एक धड़ा तैयार होता है, बाकी दूसरी तरफ तैयार हो जाते हैं। इसीलिए महायुद्ध की आशंका समझ में आ रही है। क्यों बाइडेन एक तरफ है, क्यों बाकी लोग एक तरफ हो जा रहे हैं। खैर, मैं रुक कर रहा हूं। यहां पर मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त हैं। लेकिन विंग कमांडर बख्शी, याह्या सिनवार अगर ये तय कर लेता है कि उसे 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस सौंपने नहीं है, आप उम्मीद करते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारी ग्रुपिंग हो रही है, कंट्रीज और ये हिजबुल्लाह, हूती एक साथ मिल रहे हैं, ये वॉर किसी हालत में खत्म नहीं होगा और डेडली हो जाएगा और इसके रिपरकशंस फिर मिस्र को भी झेलने होंगे? आप जो राजीव ठीक कह रहे हैं, ये जो है हम सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने हॉस्टेज छोड़ दिए तो फिर से फूल उगने लग जाएंगे और शांति हो जाएगी। ये भूल जाइए, 1948 से चल रही है जंग, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये पुरानी यादें हैं और एक के बाद एक कुचल दी जाती हैं। ये कब हुई, कब खत्म है? ये कभी खत्म नहीं हुई है। ये तो जब से ये दो रिलीजन आपस में आए हैं तब से ये लड़ रहे हैं। चाहे बेशक उनको इजराइलियों को निकाल दिया गया हो, ये वापस भी आ गए, फिर भी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और इसका फायदा उठाने वाले जो कंट्रीज हैं, जो अपना सौदा कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। विंग कमांडर बख्शी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक चीज मैं और मेरे दर्शक आपके जरिए समझना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि मेजर शाह भी इस पर प्रकाश डाले। अब्राहम अकॉर्ड नाम की एक चीज हुई थी यहां पर शांति लाने के लिए। वो अब्राहम अकॉर्ड किसने ठंडे बस्ते में डाल दिया? क्या इंटेंशनली उसे खत्म कर दिया गया इससे पहले की चीजें बैक ऑन ट्रैक आती? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड को खत्म करने वाले वेस्टर्न पावर्स थी। वो नहीं चाहते थे कि अकॉर्ड रहे। अगर वो ये अकॉर्ड आ जाता और अगर अकॉर्ड सफल हो जाएगा तो ये तो लड़ाई रोकने के कई तरीके हैं, पर कौन चाहता है लड़ाई रोकना? देखिए, आप अकॉर्ड एक तरफ बनाइए और दूसरी तरफ आप लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, तो साफ लड़ाई होके रहेगी, क्योंकि रिलीजियस डिफरेंस इतना ज्यादा है। और अभी तो आप देखिए, इस अकॉर्ड का जो मेंटल इफेक्ट था वो इजिप्ट पे भी था, जॉर्डन पे भी था। उन्होंने सबने इसको स्टडी किया था कि अब वो चाहते थे कि फैलसूफी हो। अब देखिए, इजिप्ट बाध्य हो रहा है, अब नहीं रुक सकता इजिप्ट भी। वो भी सोच रहा है कि मैं करूं क्या, क्योंकि अगर ज्यादा पैलेस्टीनियंस अगर घुसने लगे और वो और साउथ में जाने लगे, इजिप्ट के अंदर घुसाएंगे, उधर लेबनान कैसे रुकेगा? ये कंट्रीज नहीं रुकेंगी। मैं आपको बता दूं, अनटिल एंड अनलेस अमेरिका, चाइना और रशिया, ये और ईरान, ये अगर लाइन पे नहीं आते, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ये लड़ाई नहीं रुकेगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा। मैं बड़ी खबर का